कौन है आसिफ इकबाल? आपका बहुत वहीं से हमें भी जानकारी मिली थी। 3-4 दिन पहले आपने घोषणा की थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। जो आपके चाहने वाले या हमारे जो श्रोता हैं उनको बताएं, आसिफ इकबाल की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या है? और आप भी बने रहेंगे, मैं ये भी इनसे पूछूंगा अभी कि इसका क्षेत्र क्या होगा, किस क्षेत्र से वो लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ढेरों सवाल मेरे मन में है, मैं इनसे ये जान लूं आखिर क्या जरूरत आन पड़ी आपको, और आपने ये क्या सोचकर, क्या समझकर, क्या समाज में ऐसा कुछ देखा आपने, या कैसे इच्छा जागी आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की? मतलब जो लोगों का एक धारणा है या लोग ये माइंड में मान के चलते हैं, एमपी, एमएलए, विधायक, ये सारे लोग जनता को लूटते हैं, ठगते हैं, वक्त पर काम नहीं आते, उस धारणा को आपको तोड़ना है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजागर मीडिया और मैं हूं अबुल्ले शीरम। अभी एक चीज़ गोड्डा की फिजाओं में, गोड्डा की हवाओं में तैर रही है। एक साधारण से युवक इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये गोड्डा के हैं और इनका नाम है आसिफ इकबाल। मैं इन्हीं से बात करूंगा, आप जानना चाहूँगा इनके पीछे का क्या मकसद है, कितनी तैयारी है, क्या वजह है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कौन है आसिफ इकबाल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल एक साधारण सा नौजवान है जी, जो काफ़ी स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई लिखाई किया और समाज में जो है दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों को देखकर जो है काफ़ी सोच समझकर और अपने चाहने वालों के कहने पर मैंने जो है 2024 में जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का अपना निर्णय लिया है और निर्णय तो ले चुका हूँ और इसकी घोषणा जो है काफ़ी सोच समझकर जो है हमने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वहीं से हमें भी जानकारी मिली थी। 3-4 दिन पहले आपने घोषणा की थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। जो आपके चाहने वाले या हमारे जो श्रोता हैं उनको बताएं, आसिफ इकबाल की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या है? मैं ग्रेजुएशन के बाद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री किया हूँ इग्नू से जी। और PGDRD उसका जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वो भी इग्नू से हूँ। और B.Ed में मैंने किया है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल साइंस में है मेरा। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट, इग्नू से मास्टर की डिग्री, साथ ही साथ B.Ed, ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे, और आप भी बने रहेंगे, मैं ये भी इनसे पूछूंगा अभी कि इसका क्षेत्र क्या होगा, किस क्षेत्र से वो लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ढेरों सवाल मेरे मन में है, मैं इनसे ये जान लूं आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको, और आपने ये क्या सोचकर, क्या समझकर, क्या समाज में ऐसा कुछ देखा आपने, या कैसे इच्छा जागी आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारे गोड्डा जिला में और अगल बगल में हम बहुत सारे MLA को देखते हैं, सांसद को देखते हैं, लेकिन जो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे निकम्मे लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बिल्कुल, लेकिन जो काम करने का जज्बा होना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और उनके साथ सरकारी प्रशासनिक अमला और पुलिस प्रशासन जो अच्छा व्यवहार करे, उसकी तरफ जो एक ध्यान होना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों का, उस तरफ मुझे नहीं लगा। और मुझे लगा कि यह जीवन एक बार मिला है, तो इस जीवन में कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को एक लाभ उसका मिले और उसका जो वाजिब उसका अधिकार है वो मिले। और फिर जो एक बैनरी जो बन चुका है लोगों के जहन में कि सियासत एक गंदी चीज़ है और MP MLA जो बनते हैं वो निकम्मे हो जाते हैं, तो मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। मतलब जो लोगों का एक धारणा है या लोग ये माइंड में मान के चलते हैं, MP MLA विधायक, ये सारे लोग जनता को लूटते हैं, ठगते हैं, वक्त पर काम नहीं आते, उस धारणा को आपको तोड़ना है। अभी तक आपने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया है, या फिर राजनीति में जो अगर आप आना चाहते कुछ ना कुछ तो आप कर रहे होंगे, या फिर समाज के लोगों के लिए या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ एक अगर किया है आपने तो हमें बताएं वो। देखिए, अपनी मुंह से मैं अपनी तारीफ क्या करूं जी, नहीं फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बताने में कि मैं क्या किया हूं। हाँ, ये मैं बता सकता हूं कि जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं और सबके सहयोग से, आम लोगों की दुआओं से अगर मैं विधायक चुन के आता हूं
तो मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, और ये मेरी दिली इच्छा है, अल्लाह जो है हमारी नेक इरादों को पूरा जरूर करेंगे। कि अगर अस्पताल में कोई पेशेंट जाता है, और मैं अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ या अपने गोड्डा जिला में रहता हूँ, तो मैं अगर जान रहा हूँ कि फला आदमी जो है मेरे क्षेत्र का हॉस्पिटल में गया है, अगर मैं चुपचाप घर में अकेला हूँ या मतलब ऐसे ही बैठा हुआ हूँ या अपने क्षेत्र में हूँ, तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाऊँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी के पीछे मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अस्पताल 2-4 लोगों को देखने के लिए जाऊँगा, अपने सामने में इलाज करवाऊँगा, तो अस्पताल कर्मियों को ये लगेगा कि नहीं, हमारे विधायक जो हैं यहाँ पर आकर भी इलाज करवा रहे हैं और कभी भी वो आ सकते हैं। तो इसलिए अच्छे ढंग से उसका इलाज किया जाए। यहाँ तक जैसे पुलिस थाने में जो है लोग जाते हैं, तो कैसा बर्ताव किया जाता है हम लोगों के साथ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। बिल्कुल। ब्लॉक में लोग जाते हैं तो वहाँ के कर्मी कैसा बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। तो मैं जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंसान का जो एक इज्जत होता है, उसको बरकरार रखते हुए उसको अधिकार मिले। ये नहीं कि सिर्फ काम होना चाहिए, उसको इज्जत के साथ उसका काम होना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए और सब काम भी होना चाहिए। थाने में जाते हैं तो एक चौपाल बना हुआ है, लोग जो है माँ बहनें जो है ज़मीन पर बैठी हुई हैं, पुलिस जो है चेयर पर बैठा हुआ है, उसको ना पानी पूछने वाला है कोई, ना उससे सम्मान से बात करने वाला कोई है। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगा कि नहीं, जब मैं भी एक जिम्मेदार अपने आप को समझता हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेशन करके चुनाव लड़ूंगा। और अगर सबका सहयोग मुझे मिला और मुझे मिलेगा, उम्मीद है, तो मैं अगर बन के आया तो मैं इन सब चीज़ों को, धारणा को ख़त्म करूँगा। देखिए, विकास कार्य कोई भी बन के आएगा, कोई भी एमएलए बन के आएगा, 5 करोड़ रुपया जो पर ईयर उसको मिलता है विकास कार्य के लिए फंड, वो सबको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। लेकिन जो काम करने का तरीका है जो समाज में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी समाज में रहता हूँ, इसी गांव में रहता हूँ, तो इस चीज़ को मैं जो है बदलने का चाहत रखता हूँ, और इंशाअल्लाह मेरा नेक इरादा है। ये जो देख रहे हैं कि जो विधायकों का या एमएलए का या सांसद का जो काम करने का तरीका होता है, ये कुछ अलग है। लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को जो हक मिलना चाहिए, जिस तरीके से उनका काम होना चाहिए, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं इनको खटकी कि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। तो फिर इन्होंने अपने आप को मैदान में लाया और इन्होंने ये घोषणा की कि मैं भी इस बार 2024 के इलेक्शन में, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा, तो मैं अपने आप को मैदान में लाऊंगा। अब अभी स्थिति ये पसोपेश में है, या फिर अभी आपको इंतजार करना होगा कि इन्होंने ये चीज़, इस चीज़ की घोषणा नहीं की है कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन से होगा। ये मैं आखिरी सवाल भी पूछूंगा उनसे, लेकिन उससे पहले और आपको समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, ये तो आपको पता होगा कि कितने लोग आपको चाहते हैं या फिर आपको कहाँ कहाँ से समर्थन मिल रहा है। और साथ ही साथ आपकी जो घोषणा हुई है, तो आसपास के जो विधायक हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के, उनके विधायकों को कहीं ना कहीं ये चीज़ खटक रहा होगा कि आसिफ इकबाल जैसा नौजवान अब मैदान में है, कहीं ना कहीं हमें नुकसान न पहुँचा जाए। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसको मैं खटक रहा हूँ, लेकिन समर्थन मुझे काफ़ी मिल रहा है और लोग मुझसे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। और ख़ास करके सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, मैं जिस समाज में रहता हूँ, सोशल मीडिया में तो 3-4 साल पहले जुड़ा हूँ, तो इससे पहले भी मैं अपने समाज में रहा हूँ और समाज के लोग मुझे चाहते भी हैं और समाज के लोगों ने मुझे कहा है चुनाव लड़ने के लिए, तभी मैं फैसला भी लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से सिर्फ, ये इनका व्यक्तिगत फैसला नहीं है, लोगों ने कहा है इनसे कि आप मैदान में आइए, क्योंकि इनके अंदर जो लोग देखना ढूंढना चाहते हैं, एक मसीहा अब हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में, वो झलक इनके अंदर मिली है। अभी एक सुनने को आया था, लोगों से सुना था मैंने, कि कोई ऐसा पेशेंट था या फिर कोई लोग थे जो बाहर फंस गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी डेड बॉडी लाने में वहाँ से आपने काफ़ी मतलब अपना योगदान दिया था। क्या कुछ था, जरा बताएंगे? हाँ, मतलब इस तरह का तो मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन एक जो हाल फिलहाल की बात आप जिसके बारे में शायद बता रहे, नरेनी जी, तो शायद वो बेचारे गोवा में थे और वहीं पर उनका जो है मृत्यु हो गया, और उसका एक लड़का था, वो उसका भी दिमागी स्थिति सही नहीं था, ठीक है, तो वहीं पर था, वो अकेला था वो बंदा बिल्कुल। तो नरेनी के कुछ मेरे जानने वाले हैं, फिरोज भाई हैं जी, शब्बीर भाई हैं, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आसिफ भाई ऐसे ऐसे बात है, सब मेरे गांव का ऐसे ऐसे वहाँ पर है, तो मैं महागामा में हूँ, ऐसे ऐसे 2 दिन हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि देखिए, आप महागामा में हैं तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा या फिर मुझे जानकारी देनी पड़ेगी, मेरी व्हाट्सएप पे आप सारी जानकारी दें, डिटेल्स दें। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद चला आता हूँ, तो बोले ठीक है। तो उसके बाद वो मेरे पास आए और मैं भी किसी काम में ही गया हुआ था एक जगह, तो गोड्डा, तो वहीं पर वो आए, और उसके बाद वहाँ आने के बाद जो है हमने जो है जो हमारा कोशिश था वो मैंने किया, और जो हमारे हमसे जो बन पाया हो पाया, मैंने बात किया वहाँ पर कंपनी वालों से, वहाँ के प्रशासन से,
और अंततः जो है शायद उस वक्त बड़ा दिन का छुट्टी भी चल रहा था, जी, क्रिसमस डे, और गोवा में तो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें डिले हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा था, जो जिम्मेदार थे वहाँ के, कि बडी जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, टाइम लगेगा। तो मैंने भी लोगों को कह दिया था, उनके चाहने वालों को, घर वालों को, कि आपका बडी आएगा लेकिन समय लगेगा। मतलब जो उधर के क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, वो आगे नहीं आए। आसिफ इकबाल को क्यों आगे आना पड़ा? क्या देखा आपने वहाँ पर लोगों की कमी जो फिर आप यहाँ से गए उनकी मदद करने के लिए? ऐसा क्या हुआ? ये मतलब लोगों की, घर वालों की उम्मीद टूट गई होगी, वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से, लोकल जो उनके क्षेत्र में पड़ता है, उन लोगों ने उनके लिए कदम नहीं उठाया, तब आसिफ इकबाल अपने आप को सामने लाता है और बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करके लाश को वापस लाता है। हो सकता है, क्योंकि मैं तो उन लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना तो नहीं था। हो सकता है उन्होंने मेरे बारे में कहीं सुना होगा, मैं उतना पॉपुलर आदमी भी अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं से नाउम्मीदी जगी होगी, तभी उन्होंने हमें कॉल किया या हमें याद किया, और सबके सहयोग से उसका बडी आया। ऊपर वाले का करम है, रहमो करम है कि उसका बडी आया, और उसको अंतिम जो मिट्टी है वो अपने गांव में जो है मिली उन्हें। अब जबकि 2024 आने में 2 साल बाकी हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव की तैयारी काफ़ी पहले से की जाती है, तो आप अपने जो शुभचिंतक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फॉलोवर हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे कैसा सहयोग चाहिए होगा? देखिए, उनसे सहयोग मुझे बस इतना चाहिए कि आपको जो भी कोई समस्या हो, सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी समस्या का निदान मैं ही करूं। सबसे पहले आप सजग रहें अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए आपको, आपका जो हुकूक हैं, इंसानी हुकूक हैं, उसके प्रति आप सचेत रहें। कहीं पर भी आपको कोई अगर इस तरह का आप मिसबिहेव कर रहे हैं आपके साथ, प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला या कोई भी, तो आप डटें वहाँ पर, हक बात बोलना बिल्कुल ना छोड़ें। और अगर आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है वहाँ पर, तो मुझे याद करें, मैं आपके सामने में खड़ा रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, आपके जो हुकूक हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं आपके साथ। आज के वक्त में राजनीति का जो बड़ा पैमाना अगर देखा जाए तो वो धर्म की राजनीति होती है। आसिफ इकबाल का इस पर क्या विचार है? किस टाइप की राजनीति आप करेंगे? आपके लिए दोनों ही धर्मों के लोग जो हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए क्या क्या नज़रिया आपके पास? देखिए, धर्म मेरा अपना चीज़ है। आज की राजनीति की बात मैं करूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। आसिफ इकबाल इंसानियत को सर्वोपरि रखेगा या धर्म या फिर लोगों की समस्या? मैं जिस मज़हब से बिलोंग करता हूँ, इस्लाम मज़हब से, मेरा मज़हब हमें जो है शांति, तरक्की, अमन की शिक्षा देता है। बिल्कुल। मेरा धर्म यह भी कहता है कि मैं अगर अच्छा खाना खा रहा हूँ और मेरे पड़ोस में अगर कोई गरीब आदमी खाना का मोहताज है, तो चाहे वो किसी भी धर्म, वो पड़ोसी, मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, तो वो खाना मेरे लिए हराम करार हो जाता है। सही बात है। तो ये मेरा मज़हब है कि पड़ोस में अगर कोई, चाहे वो किसी मज़हब का हो, अगर मैं अच्छा खा रहा हूँ और वो नहीं खा पा रहे हैं, भूखे हैं, मजबूर हैं, तो मेरे लिए खाना आराम हो जाता है। तो मुझे उनको भी देखना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ तो और वो अगर निवस्त्र घूम रहे हैं या फटा पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, तो वहाँ पर मेरा दायित्व तो बनता है। मेरा अकॉर्डिंग टू मेरा मज़हब कहता है कि आप भी उसे मदद करें, आप भी उसको कुछ ना कुछ दें, आप मदद करते रहें उनका। तो मतलब साफ सुथरी राजनीति ये करना चाह रहे हैं, हर वर्ग के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं। अब अंतिम और बड़ा सवाल, आपने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र होगा, आप किस क्षेत्र से अपने आप को मैदान में लेकर आ रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो सामाजिक समीकरण के आधार पर लड़ी जाती है। बिल्कुल, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स और सामाजिक समीकरण ये एक दूसरे का एक अहम हिस्सा है, और राजनीतिक दल भी जो है वो सामाजिक समीकरण देखकर ही टिकट देते हैं। तो मैं भी चुनाव जो लड़ूंगा वो सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए लड़ूंगा। और जिस प्रकार से आपको पता चला कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ 2024 में, ठीक उसी तरह से कुछ दिन रुकिए, ये भी पता चल जाएगा कि मैं किस विधानसभा लड़ने वाला हूँ। अभी इन्होंने चुनावी क्षेत्र की घोषणा नहीं की है। जिस तरीके से हमें पता चला या फिर और लोगों को पता चला, आपको पता चला है कि ये विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक उसी तरीके से ये फिर से घोषणा करेंगे कि इनका राजनीतिक क्षेत्र कौन सा होगा। आप देख रहे थे उजागर मीडिया और मेरी बात हो रही थी नए राजनीति के मैदान में एक नए चेहरे आसिफ इकबाल से, जो कि गोड्डा क्षेत्र के बसंतराय प्रखंड के कदमा गांव से हैं, और ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2024 में अपने आप को उम्मीदवारी का दावा ये पेश करेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे ईद
रमज़ान और नवरात्रि अपने हमारे श्रोता को, हमारे व्यूअर को? अच्छे से त्यौहार मनाएं, शांति से त्यौहार मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। त्यौहार खुशियों को लेकर आता है और उस खुशी को जो है सहेज कर रखें। और जो आपस में जो एक इत्तेफाक होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, उसको बरकरार रखें। और इलाके का, राज्य का और इस हिंदुस्तान का और पूरे दुनिया में जो है अमन का पैगाम दें। तो आपकी भेंट करवा रहा था मैं आसिफ इकबाल से, और मैं हूँ अबुल लैश ईरम। धन्यवाद।